Hello, hello, my dear students. I am S.K. Nayak. Again, I am for you. Today, I am going to take the chapter quadrilateral for class 9th, and my track is totally on the basis of NCERT textbook because I mostly preferred NCERT. और NCERT का कोई भी एक प्रॉब्लम अगर डिफरेंट व्यूज़ से डिफरेंट नज़रिए से देखा जाए तो वो RS अग्रवाल, RD शर्मा, ABC, अदर जितनी भी राइटर्स की बुक्स हैं वो एक प्रॉब्लम्स के अलग अलग नज़रिए के देखने से वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, इसलिए इन सभी राइटर्स की बुक इतनी मोटी हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कुछ सोचना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, क्योंकि मैथमेटिक्स एक स्किल है और अगर वो स्किल ब्रेन में डेवलप हो गया तो फिर आप लाइफ में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके जीवन में उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आजकल एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप रटिए, आप क्वेश्चन याद करिए, थ्योरम याद करिए, नहीं, उसको अपने स्किल पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं जैसा हम बताते हैं, टीचर्स बताते हैं या जैसे बुक्स में सॉल्यूशन दिए हैं आप उसी तरह के या उसी ढर्रे या उसी पैटर्न पर चलते रहें, नहीं, उसे आपको अपने नज़रिए से, अपने व्यूज़ से भी, अपने स्किल से भी उसे सॉल्व करना सीखना है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। एक अप्रोच बनाइए आप अपनी, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग ही बच्चे का माइंड मेकअप होता है और एक सेटअप बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, प्लीज़ क्लास 9th रेडी। दिस इज़ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल बट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ NCERT। कोई इधर उधर का कॉन्सेप्ट लेने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस NCERT को आप बाइबल, गीता, कुरान जो चाहो वो समझिए, बट डोंट लीव दिस बुक, डोंट स्किप एनी टॉपिक ऑफ दिस बुक। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल, जनरली क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने की ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं है क्योंकि 6th 7th 8th तक आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सुना ही होगा। क्वाड्रिलेटरल बच्चों से अगर जनरली क्लास में एंटर करते ही टीचर पूछता है व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, तो एवरी स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टाइसिस, है ना। बट some students give the particular figure and the name of the sides, जैसे in this case also in a quadrilateral ABCD, side AB, BC, CD, DA are the 4 sides, okay, and देखिए A, B, C are the 4 vertices, correct, and angle A, angle B, angle C, एंगल डी। जरूरी यह है बताना कि जब भी आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखेंगे तो उसके आगे एंगल का ये वाला सिंबल जरूर बनाएंगे, लेकिन वर्टाइसिस में कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा आप अल्फ़ाबेट लिख दीजिए तो अंडरस्टूड है कि वो वर्टाइसिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं या वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल हैं, अंडरस्टैंड। तो एंगल में आपको एंगल का सिंबल आगे लगाना पड़ता है और वर्टाइसिस एज इट इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह लिख दिया जाता है। सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन डिस्कस कि अगर हम अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टाइसिस A to C को ज्वाइन कर दें और B to D को, देखिए ये तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका, करेक्ट, लेकिन इसमें आपने क्या ज्वाइन कर दिया, अपोजिट वर्टाइसिस AC को ज्वाइन कर दिया और यहाँ BD को ज्वाइन कर दिया। तो बताइए AC एंड BD आर क्या बन गए, 2 डायगोनल्स। तो जो नॉर्मल डिफाइन करते थे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को कि इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टाइसिस, तो अब ये भी बोल दो भाई 2 डायगोनल्स, अंडरस्टैंड। ये ज़रूरी है 9th क्लास में आकर के, ताकि उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन क्वाड्रिलेटरल का हो जाए। एनीवे, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था व्हाट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो 8 तक तो याद करते चले आए आपकी 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। फिर 9th में आपने प्रूफ करके भी देख लिया, यस इट इज़ 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। लेकिन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सो अगर लाइन और एंगल्स का वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल अगर आपको लर्न है तो देखिए मैं कैसे इसको उसी से कनेक्ट करता हूँ। बेसिकली तो बता देता हूँ कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इट कैन बी वेरीफाई ऑल्सो, इट कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो ड्राइंग ए डायगोनल एंड डिवाइडिंग क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स। देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये ABCD,
इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया। जैसे ये डायगोनल ज्वाइन किया तो एक आ गया ट्राइंगल ADC और एक आ गया ट्राइंगल ABC, जैसा कि मैंने यहाँ कहा। अब ट्राइंगल ABC में या ट्राइंगल ADC के इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। एंड ABC के भी तीनों एंगल का सम क्या होगा, ऑल थ्री एंगल सम 180 डिग्री। सो अगर इन दोनों केस को ले लिया जाए कि ADC के ये तीनों एंगल का सम किया जाए, इट इज़ 180, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, देन यू पुट देयर इक्वेशन नंबर 1। सो सेम आप ट्राइंगल ABC में करेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। और अगर इन दोनों को केस को आप क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपको बस खाली ये ध्यान देना है, इन दोनों का सम देगा A, इन दोनों एंगल का सम जो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल हैं, इनका सम मिलेगा C। नेचुरली B और D गिवन है तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एक कंक्लूजन लाइन आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस चैप्टर है वो कितना कनेक्टेड है नेक्स्ट से, है ना। आगे देखते हैं। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर, नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए टोटल अरेंजमेंट करके रखा हुआ है यहाँ। फर्स्ट वी टेक ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB किसके पैरेलल है, DC के। किसी भी फोर साइडेड फिगर में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो उस फिगर का नाम क्या होगा, ट्रेपीजियम, करेक्ट। ज़रूरी नहीं कि AB और DC ही पैरेलल हो सकता है BC और AD पैरेलल बना दे वो, नो प्रॉब्लम। सेकंड केस हमारा आता है पैरेललोग्राम। ये देखिए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ध्यान से देखिए, आगे पढ़ेंगे आप अभी ये सब, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। दिस इज ए पैरेललोग्राम। ओनली द साइड्स, नेचर ऑफ साइड्स के बेस पर भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आगे तो ये भी हमको प्रूव करना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई मीन दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल D और एंगल E इज इक्वल टू एंगल G, राइट नाउ। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वो बात की चीज़ है। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्क्वायर। ये देखिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल रोम्बस की भी होती हैं, स्क्वायर अकेले की नहीं होती हैं, अंडरस्टैंड। ये सब आपने प्रीवियस नॉलेज में लिया हुआ है, बस ये याद रखिएगा कि रोम्बस की ऑल फोर साइड्स तो इक्वल हो जाएगी, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, डायगोनल के रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जरूर होते हैं, करेक्ट। जैसे स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, नो डाउट। ये राइट एंगल में बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल। ऐसे ही आपके इसके रोम्बस के भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पर। ये देखिए, ये 90 डिग्री के चारों तरफ सिंबल बना दिया। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी बिल्कुल पैरेललोग्राम्स के जो एंगुलर पोजीशन होती है उसको आप 90 डिग्री पर ले आइए, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस दीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का होगा इसका, अंडरस्टैंड। एक फिगर और बहुत पॉपुलर है, क्लास 8th में भी आपने इंट्रो किया होगा, दैट इज कॉल्ड काइट। काइट की टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ये देखिए, एडजेसेंट का मतलब जो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। ये देखिए, ये इससे कनेक्टेड है, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, एंड डायगोनल्स तो जब ऐसा होगा तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो काइट्स को लेकर के डिफरेंट टाइप की जो है थॉट्स बच्चे माइंड में बना लेते हैं, बट ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स कह लो या उसकी जो एक दूसरे से कनेक्टेड साइड हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। एक दूसरे का मतलब ये नहीं है कि आपका BC आपका DC के इक्वल कनेक्टेड है तो इक्वल हो जाएगा, नहीं। ये दोनों साइड्स इस साइड्स की और ये दोनों साइड्स इस साइड्स की AD और BC अगर इक्वल है तो वो फिगर आपका क्या है। सो टेक सम प्रॉपर्टीज अबाउट द स्क्वायर। अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। बेसिकली ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि सभी के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं।
ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर का नेचर ऐसा होता है, वो स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टी रखता है, साथ में उसमें रेक्टेंगल और रोम्बस की भी होती हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, बिल्कुल एक ट्रू फॉल्स में आ सकता है, याद रखिएगा। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम क्यों होगा भाई? क्योंकि ट्रेपेजियम में तो एक ही पेयर पैरेलल मांगा है, जबकि पैरेललोग्राम्स में तो अपोजिट साइड दोनों पैरेलल होती हैं। ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये देखिए, काइट आपकी पैरेललोग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल होने का प्रॉपर्टी ही नहीं है। ए ट्रेपेजियम नॉट ए पैरेललोग्राम as only one pair of opposite sides is parallel in a trapezium and we require both pair to be parallel in a parallelogram। बिल्कुल क्लियर हो गया पहले ही, क्योंकि इस ट्रेपेजियम में एक पेयर ही पैरेलल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में ये पेयर भी इसके पैरेलल होना चाहिए था, तब ये पैरेललोग्राम होता, इसलिए एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है। लेकिन रेक्टेंगल या रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर में भी रेक्टेंगल और रोम्बस, बट रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने जो 8th क्लास तक पढ़ी थी, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल। अब कितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। फर्स्ट थ्योरम, याद रखिए यूक्लिड में मैंने ज्योमेट्री में मैंने आपसे डिस्कस किया था, थ्योरम कैन बी प्रूव्ड, एक्सियम कैन नॉट बी प्रूव्ड। एक्सियम एज इट इज एक्सेप्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है इस चैप्टर में? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD, इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हाँ, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ड्यू टू इस डायगोनल से हुआ। तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ट्राइंगल ABC और ADC दोनों कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है। बट किस में? पैरेललोग्राम में। तो गिवन में आ जाएगा पैरेललोग्राम ABCD। ये देखिए AC इसका डायगोनल आ जाएगा, क्योंकि उसने डायगोनल के बारे में बोला है। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिल गए, एक मिला ट्राइंगल ABC और एक मिला ट्राइंगल CDA। ये देखो, ये हो गया ABC और यहाँ से लेंगे CDA। इन दोनों को क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ही कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब BC इज पैरेलल टू द AD। ये देखिए BC इज पैरेलल टू द AD, वेरी गुड। एंड AC आपका ट्रांसवर्सल मान लिया जाएगा। ये देखो, ये ट्रांसवर्सल हो गया। जैसे ही पैरेलल लाइन के बिटवीन ट्रांसवर्सल आता है तो तमाम एंगल्स आपके जाग पड़ते हैं। कौन कौन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे चलो बढ़ा दो तो उसको इंक्रीज कर दो साइड्स को, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ किसकी ज़रूरत है? फर्स्ट केस में लिया हमने एंगल BCA, ध्यान से देखो, ये 1 दैट इज इक्वल टू एंगल DAC 2। अरे बाबा, ये आपका क्या है? पैरेलल हैं दोनों। ये आपका क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2, या एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना बड़ा लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा लिखिए शॉर्टकट वाला, अच्छी तरह मैंने आप लोगों को बताया है। क्या है वो? AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट नाउ। फिर आप देखिए AB इज पैरेलल टू द DC। इधर आ जाइए, ये इसके पैरेलल है, ये देखिए ये पैरेलल है ना। जब ये इसके पैरेलल है तो इसके लिए भी ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, राइट। तो जो इसका एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ नंबरिंग से बात कर रहा हूँ, और यहाँ क्या दिया हुआ है? BAC इज इक्वल टू DCA, दैट इज ऑल्सो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो डायगोनल तो हमारा ट्रांसवर्सल का ही काम कर रहा है। बट एक चीज़ है इसमें, दोनों ट्राइंगल में अगर मैं कहूँ कि ABC की साइड AC और CDA की साइड CA, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको भी AC और AC मान लेते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ AC इज इक्वल टू CA, दिस टू आर कॉमन साइड्स। ये तीनों रीजन लिखना जरूरी है ज्योमेट्री में। सो नाउ यू सी ट्राइंगल ABC congruent to the triangle CDA, this was angle, this is also angle, and this is the side. Why it is ASA rule? Two corresponding sides and one included side is equal, therefore two triangles are congruent to each other. ये रूल था ना कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल वाले चैप्टर में।
सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर एक अच्छी चीज़ ये ज्योमेट्री वालों ने दी है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो हमें कौन कौन सा पार्ट इक्वल करना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो पहला काम तो हमने कर ही दिया है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इसलिए आगे के लिए सोच के रखें कि जब ये कॉन्ग्रेंसी इन दोनों ट्राइंगल में डायगोनल के ज्वाइन करने से आ गई तो हो सकता है करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल करने से कुछ और चीज़ें प्रूव्ड में आ जाएं हमारी। बात समझ गए ना। जैसे मैं एक आपको हिंट बता देता हूँ, मिडिल में कौन सा एंगल है बी, इसके मिडिल में कौन सा है डी। फिगर देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये देखिए थ्योरम 8.2 का कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। ऐसा ही प्रूव कर देना है बस एक पैरेललोग्राम के अंदर। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल में क्या मान के चलेंगे आप लोग, बताइए। देखिएगा एनसीईआरटी पलट के इमीडिएट इसी तरह के कॉन्सेप्ट से आपकी प्रूव कर लोगे, क्योंकि ये उसका रिवर्स हो गया एक तरह से, अंडरस्टैंड। और ऐसे भी अगर आप रूल्स जानते हैं कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और ये अगर प्रूव करने को आ गया तो इन ए पैरेललोग्राम्स में आपके लिए गिवन में आ जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप अपोजिट एंगल इक्वल लेके चल सकते हो। एक साइड कॉमन आ जाएगी उसमें, यही ए ऐसे रूल बन जाएगा आपके लिए। वेरी गुड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये देखिए बन गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गया। तो आपके लिए ये ध्यान देने की बात है कि आप यहाँ लेट करेंगे कि AD इज इक्वल टू BC और एक ड्रॉ कर देंगे क्या, डायगोनल। और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंट। बट मैं ये वाई आपको एनसीईआरटी की तरह इसलिए छोड़ देता हूँ कि कौन सी कॉन्ग्रेंसी होगी, क्या यहाँ भी ए ऐसे होगी, क्या यहाँ भी ऐसे एस आएगा, क्या यहाँ आपका कौन सा आएगा, एक ए एस भी होता था ना, हाँ, और एक आर एच एस होता था, एक एस 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 होता था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्ग्रेंसी है इनमें। सो इफ़ यू सर्च द कॉन्ग्रेंसी देन CPCT से आपके देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये इक्वल आ रहे हैं। BAC is equal to DCA by CPCT, नो प्रॉब्लम। और जैसे ही वो लिखेगा BCA is equal to DAC, तो फिर इस Y का जवाब आपको देना है ना। ये है स्किल डेवलप करना। ऐसे नहीं कि सब कुछ लिखते जा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखते चले जा रहे हैं, परोसते चले जा रहे हैं और खाने वाले की इच्छा नहीं कर रही। अब आपको अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आएगा तो आप ज़रूर सर्च करोगे कि सर ने ये वाई में रेड सर्कल क्यों लगाया, ये वाई में रेड सर्कल क्यों लगाया, अंडरस्टैंड। तो एक थ्योरम आपके माइंड में और प्रिपेयर्ड हो गई कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर, ये वाला इसके पैरेलल इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो फिर वो नेचुरली वो क्वाड्रिलेटरल तो कहलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप ये भी प्रूव कर सकते हो इन ए पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। इसका मतलब ये भी है कि अपोजिट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी है, ये भी हेल्प ले सकते हो। अगर ये वैसे पूछा नहीं जाता है, बट ये अगर पूछ लिया गया तो सेम टाइप का फिगर बनाइएगा और गिवन में लिख लीजिएगा पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और बस आपको प्रूव कर देना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अरे आप यहाँ भी प्रूव कर सकते थे, ये देखिए इससे जो मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कराया था, यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो, अंडरस्टैंड, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, B इज इक्वल टू D आया था। एक थ्योरम और है जो इसी की सप्लीमेंट्री है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब देखो अपोजिट एंगल इक्वल दे दिया तो कहता है बताइए उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे नहीं कहेंगे, बिल्कुल। इसमें अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दिया उसने तो पैरेललोग्राम बोल दिया, इसमें अपोजिट एंगल्स को इक्वल बना दिया तो भी एक कॉन्ग्रेंसी से पैरेललोग्राम डिक्लेयर हो जाएगा। एक और लास्ट में दिया है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम में। बट याद रखिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, मेरी बात समझते जाइएगा, करेक्ट। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो भाई पैरेललोग्राम है,
ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए एस ए आ गया कि नहीं आ गया? इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन दीज टू ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 2 आर कॉन्ग्रेंट। सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट ईच अदर। सीपीसीटी से ये इसके इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट ईच अदर। हेंस प्रूव। करेक्ट। बनाना, स्किल डेवलप करना, तब आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्री को ही क्यों मैथमेटिशियन सभी मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इसी से ओरिजिन हुआ है सारी ब्रांचेस का। इसके बाद एक थ्योरम और लास्ट में आती है, थ्योरम 8.7। क्या कहती है? इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अब उल्टा चल गया वो, अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो कहता है बताइए क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तब क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है। तो अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर में एक ट्राइंगल ये ले लीजिएगा, एक ट्राइंगल ये ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये साइड, ये पार्ट ओ ए और ओ सी इक्वल दिया हुआ है, ओ बी और ओ डी इक्वल दिया हुआ है। बस इसे ध्यान देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सीपीसीटी दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस एक्सियम से कॉन्ग्रेंट, और सीपीसीटी से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी सी। सीपीसीटी से ये भी आ जाएगा बेटा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी आया था ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए बी इज पैरेलल टू द डी सी। अब हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। ये देखिए कॉन्ग्रेंसी वाई, मैंने तो पोल खोल दी इसकी, कौन सी कॉन्ग्रेंसी है? ये क्यों लिखा उसने? ये इसलिए लिखा क्योंकि सीपीसीटी है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, हाँ, तो इनका नाम हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों साइड कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। तो जैसे ही आप जो काम इस साइड में करेंगे इन दोनों से, वही काम आप इधर और इधर इन दोनों ट्राइंगल के लिए करेंगे। तो दोबारा सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है। मैंने लाइन और एंगल ट्राइंगल में बताया था। ऐसी चीज़ को ज्योमेट्री वाले क्या नोट कराते हैं? बोले सिमिलरली करके लिख दो, बी सी एच पैरेलल टू द ए डी। तो जब ये ए बी आपका डी सी के पैरेलल हो गया, बी सी आपका किसके? ए डी के पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, ये ध्यान से देखिए, तो अब पैरेलल अकेले होने से भी ये पैरेललोग्राम हो जाता है। दैट्स इनफ कि अगर ए बी आपका डी सी के पैरेलल है, बी सी आपका ए डी के पैरेलल है, बोल दो फटाफट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। फिर इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको करके देख लेना, घर में माचिस की तीली निकालना, इसी तरह जमा के रख लेना, है ना। दो मैच स्टिक थोड़ा लंबी लंबी ले लेना और दो आपको सेम साइज़ की ले लेना और रख के देखना है इसमें। अगर वो पैरेलल केस में 100% पैरेललोग्राम ही बनेगा प्रैक्टिकल के साथ। 8.7 के बाद चलिए अब आपके लिए एग्जाम्पल 1 तो बहुत सिंपल है, बुक में देख लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। क्यों लिया है अभी पता चलेगा। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूव करके बताना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90। सारे एंगल 90 90 90। गिवन में आ जाएगा रोम्बस एबीसीडी। रोम्बस है तो फिर इसकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। वो कहता है वाई, इस वाई का जवाब क्या है? रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जैसे ही आप इधर से आएंगे तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल, देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, राइट। नहीं, इसने एक पैरेलल ले लिया सीओडी को, इसको और इसको लिया है, इसको और इसको कंसीडर किया है। सिंपल है। क्यों भाई? रोम्बस का ये साइड इसकी इक्वल नहीं है क्या? ए डी डी सी के ये दोनों में कॉमन नहीं है क्या? बोलो बोलो बोलो। ये देखिए ओडी ओडी कॉमन है दोनों में, और ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स, ये देखिए ये इक्वल हो गई रोम्बस की वजह से, ये कॉमन हो गई। और आपका ओ ए और ओ सी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर होता है। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बताओ ओ और ओ मतलब एंगल एओडी और एंगल सीओडी दोनों बाई सीपीसीटी से इक्वल हो गए। इसने सब कुछ लिख दिया है। अब ध्यान से देखना इधर, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और तो इन दोनों का सम क्या होगा? लीनियर पेयर की वजह से 180 हो जाएगा। एलपी ये कह सकते हो आप। तो एओडी और सीओडी अगर इक्वल है तो सीओडी को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर भी आप एओडी लिख दीजिएगा। जब एओडी आप यहाँ लिखेंगे तो 2 एओडी बन जाएगा।
और 2 आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 को कैंसिलेशन के बाद क्या आ जाएगा 90। जैसे ही आपका एक एंगल 90 आए, राइट द स्टेटमेंट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू द BD, राइट। अभी तक 8th क्लास तक क्या सीखते थे आप, एक स्टेटमेंट की तरह। अब हर स्टेटमेंट को क्या कहा जा रहा है, प्रूव करके दिखाओ। और प्रूव करने का स्किल मुझे डेवलप करना है सारे बच्चों के अंदर, अंडरस्टैंड, एंड यू कैन डू ऑल्सो। नेक्स्ट, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जब हम बोर्ड पर समझाते हैं तो बड़े आइडियाज आते हैं, डिफरेंट तरीके से आते हैं। पहले मैं यही वाला बता देता हूँ आपको। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ध्यान से देखना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। ये देखिए पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट करेंगे एंगल ए का तो ये एंगल 50-50, आधा आधा, आई मीन एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक बाइसेक्टर ये गया। ऐसे इसको आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, पहले बाइसेक्टर को दूसरे बाइसेक्टर ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, S पर। ऐसे ही एंगल B के बाइसेक्टर ने और एंगल C के बाइसेक्टर ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, Q पर। आपको ये बताना है कि ये जो PQRS है ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। नंबर 1, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, या फिर ये प्रूव कर दो ईच एंगल राइट एंगल। लो, इनको 90-90 ले आइए आप। जैसे ही आप इसको 90-90 प्रूव करेंगे, डायरेक्ट डिक्लेयर करने के लिए आप फ्री हो जाएंगे कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। सो लेट्स सी, DS बाइसेक्ट D, यहीं से शुरू हो गए। ये देखिए DS बाइसेक्ट D, वेरी गुड। AS बाइसेक्ट A, ये देखिए 1-2 इक्वल है दोनों। देयरफॉर ध्यान से देखना, अब DAS और ADS, ध्यान से देखो, DAS और ADS यानी कि एंगल 2 और 3 दोनों का सम करके देखो, इनका भाई तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180, हमारा राइट। तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। बट इसने क्या किया, DAS और ADS का सम किया, तो DAS को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये दिया है बाइसेक्टर। और ADS को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ D, दोनों में हाफ कॉमन। आ गया कि नहीं आ गया। बट ये इसके पैरेलल है, AB आपका किसके पैरेलल है, DC के, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर एंगल ये और एक एंगल ये, को इंटीरियर का सम ऑफ द एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर का सम कितना होता है, A + D, 180, कैंसिल कर दो 90। आ गया कि नहीं आ गया। A एंड D आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो उन दोनों का सम 180 लिया और हाफ से डिवाइड। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आ गए कितने डिग्री, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इन्होंने DAS, अब ध्यान से देखते जाना कौन कौन सा इन्होंने एंगल सम प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल में लगाई। DAS, ADS, नोट करना जरा, एंड DSA, फिगर में देखते हैं। DAS नंबर 2, ADS नंबर 3, और जो DSA लिखा हुआ है ये एंगल है, ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ 4। इन चारों का सम कितना होगा बेटा, 180। इन दोनों का सम कितना, अभी अभी आपने लाया है यहाँ पे 90, तो DSA कितना हो जाएगा आपका, 180 - 90। अच्छा, अगर ये एंगल 4 जिसे मैं DS कहता हूँ, ये एंगल मेरा 4 था, अगर ये 90 आ गया तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट से ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। PSR PQR का बीइंग ए वर्टिकली अपोजिट एंगल DSA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही बेटा इसको भी आप प्रूव करके देखेंगे, इसको, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर से यहाँ पर ये एंगल 90 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो सिमिलरली करते हुए आप दिखा दीजिए कि PQR इज इक्वल टू 90, SRQ इज इक्वल टू 90, देयरफॉर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। बात समझ गए कि नहीं। तो एक साइड का चाहे ये ट्राइंगल कंसीडर करो तो आपको ऐसे आना है यहाँ तक, और चाहे ये ADS कंसीडर करो तो आपको यहीं पे आना है। बस कोशिश ये करनी है आपको कि इंटीरियर एंगल्स को, इनको किन्हीं दो एंगल को आप 90-90 लिखो, बाकी के सारे 90 हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बाकी फिर मैं एक मेथड और बताऊंगा आपको। थ्योरम 8.8 और एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसे प्लीज़ माइंड में रखिएगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
ये है आपका ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल है, उसे क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। कैसे? कि उसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो ये DC किसके इक्वल है? AB के। ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये देखो ये इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। ये डायगोनल ड्रॉ हो गया। तो बताओ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बाई SAS। SAS कहाँ से होगा मैं बताता हूँ। ये साइड इसके इक्वल है, गिवन में आ जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन है? यस। ये एंगल 1 इसका और ये एंगल 2 इक्वल क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? ये AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट बाई CDA बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो वो कहता है तो BC और AD कैसे पैरेलल हो गए भाई? ये देखो ये और ये कैसे पैरेलल हो जाएंगे? मैं बताता हूँ कैसे पैरेलल हो जाएंगे। जैसे ही आप इधर ध्यान से देखो, एंगल 3 को किसके इक्वल लिखोगे? 4 के। कब लिखोगे पहले ये बताओ। ये देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। इस C पता है बेटा ABC का 3 है, ये है 3 C। ACDA का कौन सा A है? ये 4 है। These एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। These two angles are alternate, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाते हैं, पहले तो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा बाई CPCT। अगर ये CPCT से इक्वल हो जाते हैं तब लिखेंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू द AD। इसका मतलब ये हुआ कि दिस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अंडरस्टैंड? इतनी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में अगर बन गई तो आप 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही दिया हुआ है कि एक किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स जो है एंगल रेशियो में है 1:2:3:4 के रेशियो में है। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट साइड को क्या ले लेना? x, सेकंड क्या हो जाएगी? 2x, थर्ड क्या होगी? 3x, फोर्थ क्या होगी? 4x। इन 4 का सम कितना होगा? 360। x की वैल्यू निकाल लेना। और अगर क्वाड्रिलेटरल बना लिया आपने और उसमें ABCD लिख लिया, और ABCD लिखने के बाद अगर आप कहते हैं AB इज इक्वल टू x 1x, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ आ जाएगी। BC इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू एक्स कर देना, 3 इंटू एक्स कर देना, पट से बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई इन्फॉर्म यू योर नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसके लिए, या फिर 8.2 के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए होगा। सो प्लीज़ वेट एंड मैथमेटिक्स आपको तभी बनेगा जब आप उसको करेंगे। इसलिए मैथ्स में मैं IMP कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि IMP का मीनिंग मेरी नज़र में होता है इसको मत पढ़ो। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ IJK, इसको ज़रूर करो, इसको ज़रूर करो। इसलिए मैथ्स हमेशा करने से आता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।